हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट के हिंदी वर्जन में। तो इसमें हम जो वीडियोस कर रहे हैं उसका बेसिक आइडिया है कि जो हमने इंग्लिश वर्जन में वीडियोस की है उससे ही सेम कंटेंट को यूज करते हुए हम हिंदी माध्यम के लोगों के लिए भी ये वीडियोस बनाएं, जो कि हम अभी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट या कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन ज्योग्राफी। तो राइट फ्रॉम एंशियंट स्कॉलर से लेके आज के टाइम तक के मेजर स्कॉलर्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके यूनिवर्सिटी एग्जाम तक हर एग्जाम में ज्योग्राफिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको शेयर करिए। आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने नेम और लोकेशन के साथ, ताकि हम ये जान पाए कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं, हमारी आउटरीच कहाँ तक है। और अपना कमेंट में और भी चीजें, जैसे कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको कुछ और अगर चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप उसके लिए भी बात करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल है। और ये जो सारा कंटेंट आप यूट्यूब पे देखते हैं वो ई बुक्स के फॉर्म में हमने पब्लिश किया है। वो geographyebooks.com वेबसाइट पे सारे के सारे कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स अवेलेबल है। तो वो वेबसाइट की जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उन वेबसाइट्स पे जाके पेड कोर्सेज ले सकते हैं। कोई अगर यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है तो वो वहां से कोर्स लेके पढ़ सकता है, या अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे कंटेंट आपके लिए वहां पे उपलब्ध है। आप उसको जाके देखिए, डाउनलोड करके उसको पढ़िए। और मैं आशा करता हूं कि ये सारे कंटेंट आपके एग्जामिनेशंस में सहायक हो। तो आइए अब सीखते हैं इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन ज्योग्राफी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुराना है। हम मानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट सिविलाइजेशंस में से हम इंडिया में बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये लॉन्ग हिस्ट्री है, इसमें से ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें से ज्योग्राफी को निकालना ही हमारा अभी लक्ष्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। तो एंशियंट ज्योग्राफिकल वर्क्स में अगर आप ढूंढना चाहें तो वैदिक, यानी हमारा जो वैदिक ट्रेडिशन है, वेद हमारा माना जाता है सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है। उससे पहले कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन नॉलेज एग्जिस्ट करता है। राइट। और जैसे कि आप आगे आएंगे तो रामायण है, महाभारत है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है। पुरानिक युग में आपके बहुत सारे पुराण आके क्रिएट हुए। ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हम मानते हैं जिसमें से हम चीजों को निकाल सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। बाकी सब्जेक्ट वाले भी उन्हीं चीजों को बेसिक सोर्स मान के उसमें से निकालते हैं। तो आप देखिए कि इसके अलावा हम कहाँ कहाँ और बेस्ड हैं सोर्सेज में। तो ट्रैवल अकाउंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चाइनीज ट्रैवलर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, अरब ट्रैवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के बारे में जो बातें लिखी, उससे भी हमें उस समय के ज्ञान के बारे में, चीजों के बारे में, परंपरा के बारे में पता लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के नेम्स आपने अगर सुने हो हिस्ट्री में, ह्यूएन सांग, फाहियान, संगयान, अरब ट्रैवलर्स जैसे इब्न बतूता, अल बिरूनी, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। और यूरोपियन ट्रैवलर्स तो थे ही, जैसे बहुत सारे ट्रैवलर इंडिया आए, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स इंडिया आए, तो उनकी डॉक्यूमेंटेड चीजें भी हैं। तो लार्जली अगर हमें ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको हम भौगोलिक चिंतन का इतिहास को समझने के लिए यूज करते हैं, उसमें दो मेजर ट्रेडिशन आपको दिखेगा इंडिया में। उसमें एक है लिटरेरी ट्रेडिशन और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल या मैथमेटिकल ट्रेडिशन। और लिटरेरी ट्रेडिशन बड़ा इंटरेस्टिंग है इंडिया में, जिसमें नैरेटिव्स भी है, फोकलोर्स भी है, मल्टीट्यूड ऑफ कल्चर्स है, वैरायटी के आपके जो है छोटे छोटे कहानियां हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग चीजें हैं जहां पे अलग अलग वेज में उसको बताया गया है, तरीकों से। तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगा। तो ये आपको सिमिलर लगेगा जैसे ग्रीको रोमन में पढ़ते हैं, वहां भी आप देखेंगे इसी तरीके से दो ट्रेडिशंस की बात हमने की। तो यहां भी वैसे ही है। अब थोड़ा समझते हैं कि इंडियन स्क्रिप्चर्स किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे दो ट्रेडिशन की बात करते हैं, एक है श्रुति और एक है स्मृति। अब आगे समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा कि ये श्रुति है क्या। तो श्रुति मतलब जो शब्द है वो सुनने से मतलब है, यानी जो सुना गया।
तो इसका मतलब इस समय पे लिखा नहीं गया, उसको लिखा तो बाद में गया। तो पहले क्या होता था, जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को सुनाते थे, कहते थे फ्रॉम द पास्ट नॉलेज। तो वहां पे पहले सुनने वाले ट्रेडिशन में जो चीजें आती हैं वहीं से आप देखेंगे वैदिक युग की शुरुआत होती है। तो शुरू में ये वेद जो थे वो लिखे नहीं गए थे, तो ये बोले गए थे, सुने गए थे। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पुराना ऋग्वेद परंपरा है, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब इन्हीं वेदों से जब हम आगे आते हैं, जब आर्ट ऑफ राइटिंग फर्दर डेवलप होता है और चीजों को लिखना हमने शुरू किया, तो आगे इसी से जो है आप देखेंगे परंपरा आगे बढ़ती है। तो इसके अलावा हमारे पास आप देखेंगे संहिता है, ब्राह्मणा है, उसके अलावा आप अरण्यक है, उपनिषद है। ये सारे के सारे वेद और उपनिषद हम एक साथ बोल देते हैं कई बार ट्रेडिशन में। तो ये सब है जिसमें आप देखेंगे अत्रेय, छंदयोग, केन, कथा, तत्रेय, ईश, बृहदरण्यक है। और जो ये शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे आप देखेंगे जो पुरानी भाषा है उसमें अवेलेबल है, संस्कृत में अवेलेबल है। वैदिक संस्कृत मॉडर्न संस्कृत से भी थोड़ा अलग है, राइट। पुराने बुद्धिस्ट लिटरेचर में जाएंगे तो आपको पाली और प्राकृत लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप संगम लिटरेचर देखेंगे तो वहां पे आपको तमिल भाषा की आपको चीजें मिलेंगी। तो ये सब है हमारे ट्रेडिशन में। अब यहां से एक स्विच होता है, शिफ्ट होता है स्मृति ट्रेडिशन में। और जैसे हम स्मृति में आते हैं तो आपको याद रहेगा कि जो याद किया गया, यानी पुरानी सभ्यता से जो याद करके आगे बढ़ाया गया, उसी को हम स्मृति कहते हैं। यानी मेमोयर्स, मेमोरीज जो पहले की थी वो अब क्या हुई, कैसे लिखी गई। तो ये लिखी गई, तो यहां से क्या हुआ, आर्ट ऑफ राइटिंग से जो चीजें आई, ओरल से हम रिटन ट्रेडिशन में आए, और यहां से आता है आपका धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, दर्शन, उपवेद, वेदांग, अगम। तो ये सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं आप देखेंगे। और इसमें सब के सब वैसे फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, कुछ ट्रांसलेशंस है, कुछ आधा है, कुछ कम है। तो बहुत सारे समय के साथ खो गए, जला दिए गए, खत्म कर दिए गए, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ इंडिया में नॉलेज सिस्टम का। तो धर्मशास्त्र में देखेंगे आप, एक शब्द अक्सर आता है मनुस्मृति। तो यहाँ भी स्मृति शब्द यूज होता है। यज्ञवल्क्य स्मृति है, राइट। उसके बाद पराशर स्मृति है, नारद स्मृति है। तो स्मृतियां बहुत सारी है। अब ये स्मृतियां क्या है, तो ये पुराने समय के, इससे पहले समय के जो सभ्यता थी, जो उसमें समाज था, जो उसमें एथिक्स था, जो उसमें प्रिंसिपल्स था गवर्नेंस का, वो सारी बातें इन स्मृतियों में कही गई है। तो ये एक तरह से कलेक्शन है। और कलेक्शन जब होता है तो कोई एक ऑथर नहीं होता है, तो इसमें मल्टीपल समय पे चीजें ऐड की गई, अलग अलग चैप्टर्स ऐड हुए, ये चीजें हैं। फिर पौराणिक सिस्टम में जब आप आएंगे तो आपको श्रीमद् भागवतम, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और ऐसे करके 18 आपको देखेंगे महापुराण मिलेंगे। इतिहास में हम रामायण और महाभारत के टेक्स्ट को यूज करते हैं। दर्शन में आप देखेंगे हमारा षट दर्शन की बात करते हैं, मीमांसा, वेदांत, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, राइट। और इसके अलावा उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये सारे के सारे उपवेद हैं। और वेदांग में आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, और अगम में वैष्णव, शैव, शक्त, ये सारे के सारे परंपरा आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो इंडियन स्क्रिप्चर है, इसमें हमें हिस्ट्री की बात नहीं करनी, हमें ये देखना है कि ज्योग्राफी कहाँ कहाँ है इसके अंदर, जो कि हम निकाल के लेके आएंगे कि ज्योग्राफिकली लोगों ने कैसे सोचा। यानी भूगोल तो था, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में ऐसा कोई सब्जेक्ट करके पढ़ाया नहीं जाता था, यानी प्रैक्टिस में था। तो ये प्रैक्टिसेस में जो चीजें थी उसी को हमें निकालना है इन टेक्स्ट में से। तो आप देखेंगे कि वेद का जो पीरियड आप देखेंगे, लगभग लगभग माना जाता है ये 1000 साल, 1500 से लेके 500 बिफोर कॉमन एरा। इसमें आप देखेंगे लेटर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से हम आयरन एज में ट्रांसफॉर्म हुए, सिविलाइजेशन आगे बढ़ी। और इसमें आपको फर्दर आगे जब जाएंगे तो पौराणिक युग मिलेगा। तो वैदिक से पौराणिक युग तक बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं तो वो धरातल पे होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो लैंड है, जो रिवर सिस्टम है, जो फॉरेस्ट है, जो सॉइल है, जो इकोसिस्टम है, उन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, तो यानी फिजिकल ज्योग्राफी भी वहीं मिलेगी। और सोशल साइंस, सोशल सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम भी आपको इन्हीं डिस्क्रिप्शंस में से मिलेगा। यानी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों चीजें आपको इन्हीं स्क्रिप्चर्स में से निकालनी होती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला ज्योग्राफिकल डॉक्यूमेंट कैसे किया गया, कि ये ज्योग्राफी क्या है या अर्थ के शेप को कैसे बताया गया। तो हम लोग एक बात कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी और आगे जो इसको डेवलप किया गया, तो उसमें कुछ चीजें कही गई कि अर्थ कैसा दिखता है। तो आपको दिखेगा ये कि इसके लिए एक संस्कृत वर्ष है यहाँ पे, इसको सुनिए, समझिए। कहा गया है, सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदन,
परिमंडलो महाराज द्वीप असौ चक्र संस्थितः, यथा ही पुरुषः पश्ये दादर्शे मुखात्मनः, एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंड मंडले। और अंत में कहा गया है दुरंशे पिपलस तत्र, दुरंशे च शशो महान। यानी अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन का ट्रांसलेशन करेंगे तो कहा गया है कि हे कुरुनंदन, मतलब ये संजय कह रहे हैं कि कैसा दिखता है पृथ्वी। किसको कह रहे हैं? कुरुनंदन जो यहाँ पे है वो है धृतराष्ट्र। और यहां कह रहे हैं ये कि जैसे आप देखेंगे कि ये स्फेरिकल सर्कल की तरह आपको दिखता है, उसी तरह जैसे मैन अपना फेस मिरर में देखता है तो वो ठीक उसका मिरर इमेज होता है, वैसे ही आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक आइलैंड है और एक लूनर ऑर्बिटल है, और ये सारी बातें आप देखेंगे और लग रहा है जैसे एक रैबिट यानी शश जो है वो जिस तरीके से एक पीपल के पेड़ के साथ है बैठा हुआ। तो ये आप अगर इसको एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप को अगर आप इसका रेप्लिका मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन समवॉट समझ में आता है कि ऐसा है। जो रियल इमेज ऑफ द वर्ल्ड है उसमें पीपल की जो आप कह रहे हैं यहाँ पे पीपल की जो लीफ है उसी तरीके से, और जो शश है उस तरीके से बैठा हुआ है, तो ऐसा कुछ दिखता है। अब ये डिस्क्रिप्शन को हम बहुत साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं मानते, लेकिन लिटरेरी डिस्क्रिप्शन जो होता है उसको हम साइंटिफिक एविडेंस की तरह समझते नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कॉनोटेशंस होती हैं, बातें होती हैं, मेटाफर्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आइडिया ऑफ द अर्थ ये जरूर था इसमें। अब बात करते हैं कि ये रूट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में जो एंशिएंट लिटरेचर है उसमें ज्योग्राफी नाम की शब्द कहाँ आती है? तो स्फीयर, स्फेरिकल जिसको हम कहते हैं वो था, यानी जियोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग तो इंडिया में थी। तो भूगोल शब्द जो आता है वो संस्कृत से आता है। भू और गोल यानी राउंड अर्थ, स्फेरिकल अर्थ। और आप जहां देखेंगे फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट था ग्रीक्स एंड रोमन्स के समय कहीं तक, जिसको बाद में लोगों ने फिर फर्दर स्फेरिकल अर्थ कहा। हमारे यहाँ पे कभी भी फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये हमेशा से राउंड था। और अगर भगवत पुराण तक आप देखेंगे तो पहली बार 8th सेंचुरी में पुरानिक टेक्स्ट में आपको ज्योग्राफी शब्द दिखता है, यानी भूगोल शब्द दिखता है। अब आगे बढ़े तो अर्लीस्ट नोन स्कॉलर्स कौन थे जो कि अपने अपने फील्ड में महान थे, उनका कंट्रीब्यूशन था, जैसे हमने ग्रीक्स एंड रोमन्स एंड अदर स्कॉलर को पढ़ा। तो इंडिया में आप देखिए कि लगभग लगभग 3000 BC उस समय पे कॉस्मोलॉजी के बारे में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में आचार्य कपिल ने बातें की हैं, लिखा है। आचार्य भरद्वाज का एविएशन टेक्नोलॉजी, वायुगमन विद्या के बारे में कहा गया है। बौद्धयाना मैथमेटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन है। आचार्य चरक का मेडिसिन सिस्टम में है। आचार्य कनद का फिजिक्स और एटॉमिक थ्योरी में है। फर्दर आचार्य सुश्रुत मेडिसिन में है। और ये टाइमलाइन आप देखिए, जैसे जैसे हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे ये चीजें हैं। फिलोसफी में देखिए तो गौतम बुद्ध का नाम आता है, पाणिनि का ग्रामर में आता है, नागार्जुन का केमिस्ट्री में आता है, मेटलर्जी में आता है। और फर्दर आप देखिए आर्यभट्ट कहते हैं जो जीरो जो हमारा दिया गया है, राइट, तो ये मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन में आता है। वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी में आता है। आर्यभट्ट और वराह मिहिर नाम की सैटेलाइट जब इंडिया ने लॉन्च की तो इनको क्रेडिट दिया गया, इनके नाम पे रखा गया। अगर आप देखेंगे कि हमारा इसरो ने जब पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया तो उसका नाम आर्यभट्ट रखा। फिर आप देखिए ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, भास्कर प्रथम जो थे वो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, आदिशंकर फिलोसफी में। द्वैत अद्वैत की सिद्धांतों के बारे में आप सुनते हैं तो अद्वैत आपको यहां से मिलेगा फिलोसफी। आर्यभट्ट सेकंड भी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में, सिद्धाचार्य थे मैथमेटिक्स में, ब्रह्मदेव मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी में, भास्कराचार्य एल्जेब्रा में। तो आप देखिए मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेडिशन जैसे ग्रीक्स एंड रोमन्स में समझते हैं हम, वो यहाँ भी है। लिटरेरी ट्रेडिशंस यहाँ भी है, राइट। और ये सारा चीज आपको इंडिया में पुराने समय से अब ट्रांसलेशंस के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में पब्लिश की गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारा आपको ये बताता है कि इंडिया में फिलोसफी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स, ये सब का नॉलेज था। और फिजिकल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन आपको इन्हीं के अंदर मिलेगा, यानी आपको रीजनल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ये इन्हीं में से डिराइव होके आपको समझना होता है। तो लॉन्ग बिफोर कॉपरनिकस, 17th सेंचुरी, गैलीलियो, ये लोगों ने यूरोप में जब बिगिनिंग ऑफ जो रेनेसा हम कहते हैं उसमें जब इन्होंने चैलेंज किया पुरानी थियरीज को, उससे बहुत पहले हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सोर्सेज बताती है कि हमें लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, प्लानिटरी फोर्सेस के बारे में, डायरेक्शंस, कार्डिनल पॉइंट्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस, इन सब के रेफरेंसेस मिलते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने का हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशंस मिलता है, ये सब दिया गया है।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कि वैदिक समय से इंडिया में मटेरियल वर्ल्ड को, मैटर को, पांच एलिमेंट्स, पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, माया, अप और अक्ष, ये जो है अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर, ये सब की बातें हमने की है, पंच महाभूत की बात की है, परमाणु की बात जो की है हमने आचार्य कनद के टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। और अलग अलग जगह पे वर्ल्ड का जो मैप है उसको किया गया और उसके नेम्स दिए गए हैं, यानी नाम है हमारे पास कि ये जो हमारे सात द्वीप है, सेवन द्वीप की बात की गई है, जिसमें जम्बू द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप, पुष्कर, शक और शालमाली द्वीप। तो आप देखिए उसका नेम भी है, कैसे पड़ा, कैसे वर्शिप किया गया, और सराउंडिंग ओशंस कहाँ पे है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। इसको हम मैप पे देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि कौन सा द्वीप कहाँ पे पड़ता है। तो जम्बू द्वीप हम भारतवर्ष में ही हम अपने आप को यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये जो एरिया है इसको हम पुष्कर द्वीप देखते हैं। फिर हम यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो साका द्वीप है। फिर हम यहाँ से वेस्ट की तरफ जाएंगे जो आज आपका एशिया माइनर और मिडिल ईस्ट है, ये कुश द्वीप है। फिर यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये शालमाली द्वीप है। और फार वेस्ट जाएंगे तो ये मेडिटेरेनियन पलक्ष द्वीप है। और फार नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो ये क्रौंच द्वीप है। ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन अगर आप देखिए तो ये पौराणिक डिस्क्रिप्शन है, यानी तीसरी सदी से 10वीं सदी के बीच में इंडिया में इतना नोन वर्ल्ड था। यहीं पे हमने क्या पढ़ा कि यूरोपियंस के लिए नोन वर्ल्ड या अरब स्कॉलर्स के लिए नोन वर्ल्ड सिर्फ इतना था। तो आप टॉलेमी का मैप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप इतना ही मिलेगा, लेकिन हमारा वर्ल्ड मैप इतना आपको देखने को मिल रहा है डेवलप्ड। इसमें आप देखिए डायरेक्शंस की बात, तो जो आप बेबीलोनिया में देखते हैं या असीरिया में देखते हैं पुराने मैथमेटिकल ट्रेडिशंस, हमारे यहाँ पे देखिए कि 10 डायरेक्शंस की बात की गई है। राइट, सो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो है ही, उसके अलावा वायव्य है, ईशान्य है, उसके बाद अग्रेय है, नैऋत्य है, जेनिथ जिसको हम मेरू, और आप देखिए नादिर जो भदभनला है। तो ये 10 डायरेक्शंस की बात करते हैं और यूजन्स की मैपिंग में यूज होती है। ऐसे ही जो शब्द है भारतवर्ष, अब भारतवर्ष ये है क्योंकि भारत ट्राइब का ये जगह था तो उनके नाम पे भारतवर्ष है। और यहाँ पे सप्त सिंधु, जो सिंधु इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी है, हिमवत प्रदेश, कैलाश पर्वत, विंध्याचल, सह्याद्री, इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा जितनी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सतुद्री जिसको सतलज कहते हैं, असिकनी, चिनाब, वितास्ता, झेलम, अरिज के जो आपका इंडस है, सुसोम है, सवन, सिंधु, कुभा, गोमती, कुर्मू और नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इन सब के डिस्क्रिप्शंस आपको पुराने टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। यानी फिजिकल ज्योग्राफी का, रिवर मॉर्फोलॉजी का, इन सब का नॉलेज हमारे पास है पुराने टेक्स्ट में। और पौराणिक युग में जब आप आएंगे तो देखेंगे वर्ल्ड को कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है कि जम्बू द्वीप कहाँ है और बाकी चीजें कहाँ हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आइडिया जो था कि लैंड है और चारों तरफ ओशन है, ये आपको थोड़ा सा सेंटर्ड देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल में कहा गया है कि ये मेरू है। अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द बाकी की चीजें हैं। तो आप देखिए आपको दिखेगा कि यहाँ पे रम्यक है, हिरण्यम्य है, उत्तर कुरु है, ऐसे करके। और फिर फर्दर ये नॉर्थ है, हमारे यहाँ पे कभी भी नॉर्थ चेंज नहीं हुआ। आप वही T-in-O मैप अगर आपने देखा हो तो वो ईस्ट ओरिएंटेड मैप हो गया था। राइट, यहाँ पे ईस्ट अपनी जगह है और ऐसे ही साउथ अपनी जगह है। तो हम अगर यहाँ पे हैं, राइट, भारत, तो इससे आगे किम पुरुष, हरि, इलाव्रत, ये सब अगर आप ऐसे देखिए तो आइडियली है कि हम हिमालय की तरफ जैसे बढ़ते हैं उसी तरीके से इसको बताया गया है। अब फर्दर हम चलें कि इंडियन ज्योग्राफी मिडिल एजेस में क्या हुआ। अब एंशियंट से जब हम ट्रांजिट करते हैं मिडिल एज में इंडियन ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आती है सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर में, पॉलिटिकल ऑर्डर में। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का जो ये आइडिया है ये यहाँ भी चेंज होता है। तो आपने यूरोप में देखा डार्क एजेस, तो यहाँ भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, पुराने नॉलेज को जो बैटन है वो पास ठीक से नहीं होता, कुछ चीजें बदल जाती हैं। राइट, जो वेस्ट से हमारे यहाँ पे आते हैं आक्रमणकारी, उन्होंने चीजों को बदला, लूटा। तो आप देखेंगे कि 500-700 साल तक यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से हमारे पुराने टेक्स्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाता। इंडस्ट्री जो है उस तरीके से नहीं थी। तो जो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें बदलाव है, सोशल ऑर्डर है, समाज का अलग चेंज हो रहा था समाज। तो इसकी वजह से नॉलेज सिस्टम्स जो है वो ट्रांसलेट नहीं होता है प्रॉपरली। तो माइग्रेशंस बहुत होती हैं।
तो देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया तक, इधर वेस्ट में ग्रीस तक और अरब्स तक आपके इंडिया की नॉलेज आपको उनके टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो जो ट्रैवलर्स आए उन्होंने लिखा, तो अल बिरूनी ने तारिक अल हिंद लिखा, और इब्न बतूता, अबुल फजल, ये जितने भी आए, आइनी अकबरी, ये जितने भी अरबिक स्कॉलर हैं, अकबरनामा से लेके बाकी तक, इसमें भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आपको उस समय के इंडिया के बारे में और नॉलेज मिलता है। अब ब्रिटिश इंडिया जब होता है, इस समय पे एक्चुअली ज्योग्राफी को स्टैंडर्डाइज किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने देखे तो आपने देखा कि कैसे जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन स्कूल डेवलप हुआ। अब क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटेन में जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाने लगा, तो इंडिया में भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में ज्योग्राफी लाया जाता है। तो यहीं से ब्रिटिश इंडिया में ज्योग्राफी शुरू होती है, और इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है इसी के साथ। तो देखिए, कर्जन ज्योग्राफिकल सोसाइटी शुरू होती है, और इसके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1924-25 में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट खुलता है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रमुख तरह से और लैंड यूज लैंड क्लासिफिकेशन प्रमुख तौर से पढ़ाया जाने लगता है। फिर मद्रास ज्योग्राफिकल सोसाइटी बनता है 1926 में, पटना कॉलेज में आप देखेंगे यहाँ पे 1928-29 में, कैलकाटा ज्योग्राफिकल सोसाइटी 1933 में, बॉम्बे ज्योग्राफिकल सोसाइटी एसोसिएशन 1935 में। तो ये सारे के सारे मेजर ज्योग्राफिकल सोसाइटी आपको कहीं ना कहीं दिखाता है कि 100 साल पहले ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। इसका ये मतलब नहीं कि नॉलेज नहीं था, लेकिन इसमें हम डिग्री नहीं कर सकते थे, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई नहीं जाती थी। तो शुरू में जो बड़े स्कॉलर हुए, जैसे एन सुब्रमण्यम है, आर एन दुबे हैं, ऐसे के एस अहमद हैं, ताहिर रिजवी हैं, एस सी चैटर्जी हैं, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए जिन्होंने फील्ड को डिफाइन किया, सिलेबस को डिफाइन किया, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, और प्रमोट किया ज्योग्राफी को। अब ब्रिटिश ने सर्वे ऑफ इंडिया बनाई थी, और जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, तो बहुत सारा नॉलेज हमारे पास इकट्ठा हुआ था। क्लाइमेटिक डेटा हमारे पास बहुत सारा था, आईएमडी स्टैब्लिश हुआ था। आप देखिए यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थॉट है, वो 1875 से स्टैब्लिश्ड है। और हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड जो थे, पहले आईएमडी के रिपोर्टर थे। अब आईएमडी हेडक्वार्टर्स शिमला से कलकत्ता आया, फिर कलकत्ता से पुणे, और फाइनली दिल्ली शिफ्ट होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी का ज्ञान, फिजिकल ज्योग्राफी का ज्ञान, पूरे इंडिया का सर्वे, ये सारा नॉलेज था। अब मॉडर्न इंडिया में अगर आप देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, तो हम वहां से देखते हैं कि इंडिया में ज्योग्राफी कैसे और सारे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाया जाने लगता है डिटेल में। तो राणा पीवी सिंह सर जो हैं, हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से, जो अब रिटायर हो गए, उनकी किताब में देखिए ये 4 फेजेस कहा गया है कि अगर आपको इंडिया को समझना है 100 साल को, तो एक प्री इंडिपेंडेंस को बोलते हैं फॉर्मेटिव स्टेज, जिसमें बन रहा था चीजें, सिलेबस बन रहा था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स अपॉइंट हो रहे थे, डिग्री कर रहे थे। फिर इंफॉर्मेटिव स्टेज आता है 1950s में, जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया में साइंटिफिक रिवोल्यूशन के साथ चीजों को करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। फिर कंफर्मेटिव स्टेज आया 1960s में, कि पुरानी थियरीज को नए सिरे से स्टडी करके इंडियनाइज करके चीजों को लिखा जाने लगा। और फिर आता है रिफॉर्मेटिव स्टेज 1970s में, जहां से ज्योग्राफी अपने बुलंदी पे पहुंचना शुरू करता है। और विथ राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी, आप देखेंगे चीजें बदलती जाती है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स की बात अगर हम करें, तो एंशियंट टाइम से, वेद और उपनिषद के टाइम से लेके आप अभी तक देखेंगे कि 4000 साल का पूरा एक लेगेसी है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, या 5000 साल का, जिसमें आप देखिए कि कितने बड़े बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। और फाइनली जाके अलीगढ़ में 1924 में, और पटना में जब 1927 में ज्योग्राफी स्टैब्लिश हुआ, फिर बीएचयू में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आते आते 1959 हो गया, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी शुरू होती है 1959 में। तो यहां से लेके जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े नेम्स आप देखेंगे, इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया, और अब उनके विद्यार्थी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राइम बड़े स्कॉलर्स कुछ का नाम आप देखिए, जैसे रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में बड़े नेम्स कौन कौन आते हैं इंडिया से, तो सी डी देश पांडे, के वी सुंदरम, सी आर पाठक, प्रोफेसर आर पी मिश्रा। अब देखिए अर्बन ज्योग्राफी में प्रोफेसर रामलोचन सिंह, जो कि टीचर रहे हैं राणा पीवी सिंह सर के, और फिर आर रामाचंद्रन है, प्रोफेसर आर बी सिंह है। क्लाइमेटोलॉजी में पी दयाल और अन्य का नाम आता है। रीजनल ज्योग्राफी में ओ एच के स्पेट और एल एस भट्ट, प्रोफेसर एल एस भट्ट जो है वो बहुत बड़े स्कॉलर रहे, इसमें यूएन तक में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी में प्रोफेसर गोपाल कृष्ण, सूर्यकांत। ऐसे ही एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में मोहम्मद शफी, जसबीर सिंह, माजिद हुसैन, इन लोगों का नाम आता है। ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ में आप देखेंगे रईस
अख्तर, जयंती हाजरा, जयश्री डे, इन लोगों का नाम आता है। जियोमॉर्फोलॉजी में छिब्बर, एस पी चैटर्जी, आर पी सिंह, इनायत अहमद, प्रोफेसर सविंद्र सिंह, आई एम श्योर आपने उनकी किताबें पढ़ी होंगे, एस आर बासु, एस सी मुखोपाध्याय, प्रोफेसर विश्वास काले फ्रॉम पुणे, एकर, आर सी तिवारी और बहुत सारे अन्य स्कॉलर हैं। और इनके स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप खुद प्रोफेसर्स हैं, राइट। जेंडर ज्योग्राफी में प्रोफेसर सरस्वती राजू, प्रोफेसर अनिता दत्ता, इन सबके नेम्स आते हैं मॉडर्न स्कॉलर्स में। उसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में प्रोफेसर आर डी दीक्षित हैं, सीपी सिंह हैं, आर एल द्विवेदी है, स्वर्णजीत मेहता है, सुदीप्तो अधिकारी, आर एन पी सिन्हा, गोविंद शरण सिंह, और भी बहुत सारे हैं। ये कुछ नेम्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रोमिनेंट नेम्स हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि इसमें जो नेम्स नहीं है या ये पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बताई है। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी में गोसाल, आरसी चांदना, गोपाल कृष्ण, सुरंजीत मेहता, एम एस गिल, सोशल में अहमद इश्तियाक, कल्चरल ज्योग्राफी में ए बी मुखर्जी, काशीनाथ सिंह, राणा पीवी सिंह, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एस पी चैटर्जी, रिसोर्स ज्योग्राफी में आर पी मिश्रा, बालेश्वर ठाकुर, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हरिहरन रामचंद्रन। तो ये जो है ये बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया में ज्योग्राफी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। और आप जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में ज्योग्राफी का जो है यूनिवर्सिटी सिस्टम में जिस तरीके से इंपॉर्टेंस बना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उस तरीके से इंपॉर्टेंस बना, और आज भी हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं विद एडवेंट ऑफ मॉडर्न रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, और अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। तो ज्योग्राफी एक बहुत वैल्यूबल सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा डाइकोटमी इंडिया में क्रिएटेड है जिसको ठीक करने की जरूरत है। वो है कि कई जगह पे ज्योग्राफी में आर्ट्स की डिग्री दी जाती है, कई जगह पे ज्योग्राफी में साइंसेस की डिग्री दी जाती है, लेकिन ओरिजिनली आप देखिए तो ज्योग्राफी पार्ट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंसेज ही है। तो इसीलिए ज्योग्राफी को हमें साइंस की तरह, डिसिप्लिन की तरह हम पढ़ते हैं और समझदारी से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये इंडियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर समझ आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपने फ्रेंड्स लेवल पे, और अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह इसको फैलाइए ताकि लोगों को जानकारी हो कि इंडिया में ज्योग्राफी किस तरीके से आगे बढ़ा और हमें और आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट विशेस, जॉय।